सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी शिक्षिका खुशबू मनोरमा आज आपके बीच आपके पाठ्य पुस्तक का पाठ चार्ली चैपलिन और हम सब लेकर उपस्थित हैं। चार्ली चैपलिन यानी हम सब, इसे लिखा है विष्णु खरे ने और यह चार्ली चैपलिन की पहले फिल्म मेकिंग अ लिविंग के 75 वर्ष पूरे होने पर लिखी गई। आज के इस वीडियो में हम इस पाठ का पाठवाचन करेंगे। चार्ली चैपलिन यानी हम सब। यदि यह वर्ष चैपलिन के जन्म शती का न होता तो भी चैपलिन के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण वर्ष होता, क्योंकि आज उनकी पहली फिल्म मेकिंग अ लिविंग के 75 वर्ष पूरे होते हैं। पौन शताब्दी से चैपलिन की कला दुनिया के सामने है और 5 पीढ़ियों को मुग्ध कर चुकी है। समय, भूगोल और संस्कृतियों की सीमाओं से खिलवाड़ करता हुआ चार्ली आज भारत के लाखों बच्चों को हंसा रहा है, जो उसे बुढ़ापे तक याद रखेंगे। पश्चिम में तो बार बार चार्ली का पुनर्जीवन होता ही है। विकासशील दुनिया में जैसे जैसे टेलीविजन और वीडियो का प्रसार हो रहा है, एक बहुत बड़ा दर्शक वर्ग नए सिरे से चार्ली को घड़ी सुधारते या जूते खाने की कोशिश करते हुए देख रहा है। चैपलिन के ऐसी कुछ फिल्में या इस्तेमाल न की गई रीलें भी मिली हैं जिनके बारे में कोई जानता न था। अभी चैपलिन पर करीब 50 वर्षों तक काफी कुछ कहा जाएगा। उनकी फिल्में भावनाओं पर टिकी हुई हैं, बुद्धि पर नहीं। मेट्रोपोलिस, द कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कालीगरी, द रोवंद सी, लास्ट ईयर इन मैरियनबर्ग, द सैक्रिफाइस जैसी फिल्में दर्शक से एक उच्चतर एहसास की मांग करती हैं। चैपलिन का चमत्कार यही है कि उनकी फिल्मों को पागलखाना के मरीजों, विकल मस्तिष्क से लोगों से लेकर आइंस्टाइन जैसे महान प्रतिभा वाले व्यक्ति तक कहीं एक स्तर पर और कहीं सूक्ष्म रसास्वादन के साथ देख सकते हैं। चैपलिन ने न सिर्फ फिल्म कला को लोकतांत्रिक बनाया, बल्कि दर्शकों के वर्ग तथा वर्ण व्यवस्था को तोड़ा। यह अकारण नहीं है कि जो भी व्यक्ति, समूह या तंत्र गैर बराबरी नहीं मिटाना चाहता, वह अन्य संस्थाओं के अलावे चैपलिन के फिल्मों पर भी हमला करता है। चैपलिन भीड़ का वह बच्चा है जो इशारे से बतला देता है कि राजा भी उतना ही नंगा है जितना मैं हूँ, और फिर हंस देती है। कोई भी शासक या तंत्र जनता का अपने ऊपर हंसना पसंद नहीं करता। एक परित्यक्ता दूसरे दर्जे के स्टेज अभिनेत्री का बेटा होना, बाद में भयावह गरीबी और माँ के पागलपन से संघर्ष करना, साम्राज्य, औद्योगिक क्रांति, पूंजीवाद और तथा सामंतशाही से मगरूर एक समाज द्वारा दुराया जाना, इन सबसे चैपलिन को वे जीवन मूल्य मिले जो करोड़पति हो जाने के बावजूद अंत तक उनमें रहे। अपने नानी की तरफ से चैपलिन खानाबदोशों से जुड़े हुए थे और यह एक सुदूर रुमानी संभावना बनी हुई है कि शायद उस खानाबदोश औरत में भारतीयता रही हो, क्योंकि यूरोप के जिप्सी भारत से ही आए थे और अपने पिता की तरफ से वे यहूदी वंशी थे। इन जटिल परिस्थितियों में ने चार्ली को हमेशा एक बाहरी घुमंतु चरित्र बना दिया। वे कभी मध्यवर्गीय बुर्जुआ या उच्च वर्गीय जीवन मूल्य को न अपना सके। यदि उन्होंने अपने फिल्मों में अपने प्रिय छवि ट्रम्प की प्रस्तुत की है तो उसके कारण उनके अवचेतन तक पहुंचते हैं। चार्ली पर कई फिल्म समीक्षकों ने नहीं, फिल्म कला के उस्तादों और मानविकी के विद्वानों ने सिर धुने हैं और उन्हें नेति नेति कहते हुए भी यह मानना पड़ता है कि चार्ली पर कुछ नया लिखना कठिन होता जा रहा है। दरअसल सिद्धांत कला को जन्म नहीं देते। कला स्वयं अपने सिद्धांत या तो लेकर आती है या बाद में उन्हें काटना पड़ता है। जो करोड़ों लोग चार्ली को देखकर अपने पेट दुखा लेते हैं, उन्हें मेल ऑटिंगर या जेम्स एजे की बेहद सारगर्भित समीक्षाओं से क्या लेना देना। वे चार्ली को समय और भूगोल से काट कर देखते हैं
और जो देखते हैं उसकी ताकत अब तक ज्यों की त्यों बनी हुई है। यह कहना कि चार्ली में खुद को देखते हैं दूर की कौड़ी लाना है, लेकिन बेशक जैसा चार्ली वे देखते हैं वह उन्हें जाना पहचाना लगता है। जिस मुसीबत में वे अपने को हर 10 सेकंड में डाल देता है वह सुपरिचित लगती है। अपने को नहीं, लेकिन वे अपने किसी परिचित या देखे हुए को चार्ली मानने लगते हैं। कला में बेहतर क्या है, बुद्धि को प्रेरित करने वाली भावना या भावना को उकसाने वाली बुद्धि। उसने भावना को चुना और उसके कारण थे। बचपन की 2 घटनाओं ने चार्ली पर गहरा स्थायी प्रभाव डाला था। एक बार जब वे बीमार थे तब उनकी मां ने उन्हें ईसा मसीह का जीवन बाइबल से पढ़कर सुनाया था। ईसा के सूली पर चढ़ने के प्रकरण तक आते आते मां और चार्ली दोनों रोने लगे। अपनी आत्मकथा में चैपलिन लिखते हैं, ओकले स्ट्रीट के तहखाने के उस संध्यारे कमरे में मां ने मेरे सामने संसार की वह सबसे दयालु ज्योति उजागर की जिसने साहित्य और नाट्य को उनके महानतम और समृद्धतम विषय दिए हैं, स्नेह, करुणा और मानवता। दूसरी घटना भी मार्मिक नहीं है। बालक चार्ली उन दिनों एक ऐसे घर में रहता था जहां से कसाई खाना दूर नहीं था। उसे पकड़ने वाले उसका पीछा करते हुए कई बार फिसले, गिरे और पूरी सड़क पर ठहाके लगने लगे। आखिरकार उस गरीब जानवर को पकड़ लिया गया और फिर उसे कसाई के पास ले जाने लगे। तब चार्ली को एहसास हुआ कि उस भेड़ के साथ क्या हुआ। वह रोता हुआ माँ के पास दौड़ा, उसे मार डालेंगे। बाद में चैपलिन ने अपनी आत्मकथा में लिखा, वसंत की वो बेलौस दोपहर और मजाकिया दौड़ कई दिनों तक मेरे साथ रही और मैं कई बार सोचता हूँ कि उस घटना ही ने तो कहीं मेरी भावी फिल्मों की भूमि तय नहीं कर दी थी। त्रासदी और हास्योत्पादक तत्वों के सामंजस्य। भारतीय कला और सौंदर्य शास्त्र को कई रसों का पता है। उनमें से कुछ रसों का किसी कलाकृति के साथ साथ पाया जाना श्रेयस्कर भी माना गया है। जीवन में हर्ष और विषाद आते रहते हैं, यह संसार की सारी सांस्कृतिक परंपराओं को मालूम है, लेकिन करुणा का हास्य में बदल जाना एक ऐसी रस सिद्धांत की मांग करता है जो भारतीयों में नहीं मिलता। रामायण और महाभारत में जो हास्य है वह दूसरों पर है और अधिकांशतः वह परसंताप से प्रेरित है। जो करुणा है वह अक्सर सब व्यक्तियों के लिए और कभी कभी दुष्टों के लिए है। संस्कृत नाटकों में जो विदूषक हैं वह राज व्यक्तियों से कुछ बदतमीजियां अवश्य करता है, किंतु करुणा और हास्य का सामंजस्य उसमें भी नहीं है। अपने ऊपर हंसने और दूसरों में भी वैसा ही मादा पैदा करने की शक्ति भारतीय विदूषक में कुछ कम ही नजर आती है। इसलिए भारत में चैपलिन के इतने व्यापक स्वीकार का एक अलग सौंदर्य शास्त्रीय महत्व तो है ही। भारतीय जनमानस पर उसने जो प्रभाव डाला होगा उसका पर्याप्त मूल्यांकन शायद अभी होने को है। हास्य कब करुणा में बदल जाएगा और करुणा कब हास्य में परिवर्तित हो जाएगी, इससे पारंपरिक या सैद्धांतिक रूप से अपरिचित भारतीय जनता ने उस फेनोमेनन को यूं स्वीकार किया जैसे बतख पानी को स्वीकारता है। किसी विदेशी कला सिद्धांत को इतने स्वाभाविक रूप से पचाने से अलग ही प्रश्न खड़े होते हैं और अंशतः एक तरह की कला की सार्वजनिकता को ही रेखांकित करते हैं। किसी भी समाज में इन्हे गुने लोगों को अमिताभ बच्चन या दिलीप कुमार कहकर ताना दिया जाता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को परिस्थिति का औचित्य देखते हुए चार्ली या जॉनी वॉकर कह दिया जाता है। यह स्वयं एक स्वीकारोक्ति है कि हमारे बीच नायक कम हैं, जबकि हर व्यक्ति दूसरे को कभी न कभी विदूषक समझता है। दरअसल मनुष्य स्वयं ईश्वर या नियति का विदूषक, क्लाउन, जोकर या साइडकिक है। यह अकारण नहीं है कि महात्मा गांधी से चार्ली चैपलिन का खासा फुट था और गांधी तथा नेहरू दोनों ने कभी चार्ली का सानिध्य चाहा था। चार्ली के नितांत अभारतीय सौंदर्य शास्त्र की इतनी व्यापक स्वीकृति देखकर राज कपूर ने भारतीय फिल्मों का एक सबसे साहसिक प्रयोग किया।
आवारा सिर्फ द ट्रम्प का शब्दानुवाद ही नहीं था, बल्कि चार्ली का भारतीयकरण ही था। वह अच्छा ही था कि राज कपूर ने चैपलिन की नकल करने के आरोपों की परवाह नहीं की। राज कपूर के आवारा और श्री 420 के पहले फिल्मी नायकों पर हंसने की और स्वयं नायकों के अपने पर हंसने की परंपरा नहीं थी। 1953-57 के बीच जब चैपलिन अपनी गैर ट्रम्पनुमा अंतिम फिल्म बना रहे थे, तब राज कपूर चैपलिन का युवा अवतार ले रहे थे। फिर तो दिलीप कुमार, देवानंद, शम्मी कपूर, अमिताभ बच्चन तथा श्रीदेवी तक किसी न किसी रूप से चैपलिन का कर्ज स्वीकार कर चुके हैं। बुढ़ापे में अब अर्जुन अपने दिवंगत मित्र कृष्ण की पत्नियों को डाकुओं से न बचा सके और हवा में तीर चलाते रहे। यह दृश्य करुण और हास्योत्पादक दोनों था, किंतु महाभारत में सिर्फ उसकी त्रासद व्याख्या स्वीकार की गई। आज फिल्मों में किसी नायक को झाड़ुओं से पिटता भी दिखाया जा सकता है, लेकिन हर बार हमें चार्ली की ही ऐसी फजीहत याद आती है। चार्ली की अधिकांश फिल्में भाषा का इस्तेमाल नहीं करती, इसलिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा मानवीय होना पड़ा। सवाक चित्रपट पर कई बड़े बड़े कॉमेडियन हुए हैं, लेकिन वो चैपलिन की सार्वभौमिकता तक क्यों नहीं पहुंच पाए, इसकी पड़ताल होना बाकी है। चार्ली का चिर युवा होना और बच्चों जैसा दिखना एक विशेषता तो है ही, सबसे बड़ी विशेषता शायद यह है कि वे किसी भी संस्कृति को विदेशी नहीं लगते, यानी उनके आसपास जो भी चीजें, अड़ंगे, खलनायक, दुष्ट औरतें आदि रहते हैं, वे एक सतत विदेश या परदेश बन जाते हैं और चैपलिन हम बन जाते हैं। चार्ली के सारे संकटों में हमें यह भी लगता है कि यह मैं भी हो सकता हूँ, लेकिन मैं से ज्यादा चार्ली हमें हम लगते हैं। यह संभव है कि कुछ अर्थों में बस्टर कीटन चार्ली चैपलिन से बड़ी हास्य प्रतिभा हो, लेकिन कीटन हास्य का काफका है, जबकि चैपलिन प्रेमचंद के ज्यादा नजदीक है। एक होली का त्योहार छोड़ दें तो भारतीय परंपरा में व्यक्ति के अपने पर हंसने, स्वयं को जानते बूझे हास्यास्पद बना डालने की परंपरा नहीं के बराबर है। गांव और लोक संस्कृति में तब भी वह शायद हो, नागर सभ्यता में तो वह थी नहीं। चैपलिन का भारत में महत्व यह है कि वह अंग्रेजों जैसे व्यक्तियों पर हंसने का अवसर देते हैं। चार्ली स्वयं पर सबसे ज्यादा तब हंसता है जब स्वयं को गर्वोन्मत्त आत्मविश्वास से लबरेज, सफलता, सभ्यता, स्वयं पर सबसे संस्कृति तथा समृद्धि की प्रतिमूर्ति, दूसरों से ज्यादा शक्तिशाली तथा श्रेष्ठ अपने वज्रादपि कठोराणी अथवा मृदुनी कुसुमादपि क्षण में दिखलाता है। तब यह समझिए कि कुछ ऐसा हुआ ही चाहता है कि सारी गर्मा सुई चुभे गुब्बारे जैसी फुस हो उठेगी। अपने जीवन के अधिकांश हिस्सों में हम चार्ली के टिले ही होते हैं, जिसके रोमांच हमेशा पंक्चर होते रहते हैं। हमारे महानतम क्षणों में कोई भी हमें चढ़ाकर या लात मारकर भगा सकता है। अपने चरमतम शूरवीर क्षणों में हम क्लैव और पलायन के शिकार हो सकते हैं। कभी कभी लाचार होते हुए जीत भी सकते हैं। मूलतः हम सब चार्ली हैं, क्योंकि हम सुपरमैन नहीं हो सकते। सत्ता, शक्ति, बुद्धिमत्ता, प्रेम और पैसों के चरमोत्कर्ष में जब हम आईना देखते हैं तो चेहरा चार्ली चार्ली हो जाता है। यह था बच्चों चार्ली चैपलिन यानी हम सब का पाठवाचक। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम चार्ली चैपलिन का भावार्थ समझेंगे और उसके प्रश्नोत्तर को करने की कोशिश करेंगे। चार्ली चैपलिन के लेखक विष्णु खरे के बारे में समझेंगे, उनके व्यक्तित्व को समझेंगे। आज के लिए इतना ही।